हेलो एवरीवन। आप इस फैन को देख रहे हैं कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया ये रोटेट होना शुरू हुआ और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसके रोटेशन की स्पीड जो है वो बढ़ती चली गई, है ना। मीन्स इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। चूंकि ये रोटेशन में है इसलिए इस एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। कुछ देर के बाद ये क्या होता है, अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लेता है और फिर उसी स्पीड के साथ रोटेट करता रहता है जब तक कि स्विच ऑफ ना कर दिया जाए, है ना। तो जब इसकी स्पीड फिक्स हो जाती है रोटेशन की, उस समय किसी भी तरह का एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। मीन्स उस समय एक्सेलरेशन जीरो कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे फैन को तो क्या होगा, इसका रोटेशन का स्पीड घटने लगता है। दैट मीन्स इसमें एंगुलर रिटार्डेशन पैदा होता है, जिसके कारण इसके रोटेशन की रफ्तार घटती चली जाती है और कुछ देर के बाद फाइनली फैन वापस से अपने इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट को गेन कर लेता है ना। तो इस पूरी प्रोसेस में फैन अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता। मीन्स फैन अपनी जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होता है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग वो इस पे जीरो है ना। तो सवाल है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तब ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण फैन में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, इसका जवाब होता है टॉर्क। टॉर्क, जिसको कि हम मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट या सिंपली रोटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या रोटेट करने की कोशिश करता है। टॉर्क जो है वो रोटेशनल इक्विवेलेंट होता है लीनियर फोर्स का। तो लीनियर फोर्स जहां किसी ऑब्जेक्ट में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हम उसको स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं, वहीं टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है जिसको हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं और यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क कब पैदा होगा, अगर हम इस बारे में बात करें तो फैन के एग्जाम्पल से एक बात तो क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब भी उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट पैदा किया जा सकता है या होता है। ठीक, यहां मैं बात कर रहा हूं टोटल एक्सटर्नल फोर्स की। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो अगर जीरो हो तब तो उस केस में भी उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क पैदा हो सकता है। ठीक, अब एक सवाल यह है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन इफेक्ट बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए भी पैदा किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट में बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हम टॉर्क नहीं पैदा कर सकते, हम उसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, ध्यान बस ये रखना है कि कहीं नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं अप्लाई हो रहे हैं, एक से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमको रिजल्टेंट फोर्स की बात करनी है। ठीक है, यहां भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि क्या अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तब टॉर्क पैदा होगा कि नहीं होगा। तो टॉर्क बिल्कुल पैदा होगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, उसके लिए ये दो रिलेशन मैंने यहां मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स
जीरो हो या नहीं हो, दोनों ही केस में टॉर्क पैदा हो सकता है। ठीक है, और सिंगल अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करते हुए टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़ेंगे, वो भी मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे, जो अभी इस वीडियो में फर्दर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूड अगर हम करें तो किसी भी बॉडी में टॉर्क कब पैदा होगा? जब उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब हम नेट फोर्स की बात करेंगे, टोटल एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, जो कि वेक्टर सम से मिलेगा सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग टॉर्क के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क के सिंबल की। तो सबसे मोस्ट कॉमनली जो सिंबल यूज होता है टॉर्क के लिए वो ये होता है, जिसको हम टाउ पढ़ते हैं। ठीक, एच.सी. वर्मा बुक में आपको कुछ इस तरह का सिंबल मिलेगा टॉर्क के लिए। ठीक है, सिंबल के ऊपर एरो साइन से क्लियर हो ही गया होगा कि टॉर्क जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम टॉर्क के फॉर्मूले की बात करें तो उसके लिए हम एक पार्टिकल P कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि उस पे एक फोर्स F अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक ओरिजिन O कंसीडर करते हैं और उस ओरिजिन से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर मानते हैं। ठीक, तो इस केस में जो इस फोर्स का टॉर्क होगा इस ओरिजिन के अबाउट वो कितना होगा? तो वो बराबर होगा इस पोजीशन वेक्टर और इस फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक, जिसको फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला से हम RF साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में थीटा के बेसिस पे तीन कंडीशंस हम बता सकते हैं। एक, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का, जिसपे टॉर्क 0 होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है। इस कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। दूसरा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का, तो साइन 90 चूंकि 1 होता है इसलिए टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी सिंपली R इंटू एफ। ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है। और तीसरी कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का, जिसमें साइन 180 डिग्री 0 होने के कारण टॉर्क फिर से 0 मिल जाता है। उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक, अब चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसके कारण ऑब्जेक्ट या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, फिजिक्स में हम हर चीज का कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। जैसे मोशन में भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना, एक्सलेशन भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, उस ऑप्टिक्स में भी हम जो है वो इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब में साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। सिमिलरली यहां भी हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला जो टॉर्क होगा उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज वाले को हम नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज वाला ही पॉजिटिव माना जाएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कन्वेंशन लेते हैं। लेकिन अगर हमने एक बार एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया तो थ्रू आउट रोटेशनल मैकेनिक्स की स्टडी में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब टॉर्क के मैग्नीट्यूड की तो बात हो जाएगी RF साइन थीटा से या फिर सिंपली RF से, है ना। डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन जो होगा टॉर्क का वो अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू R वेक्टर एंड F वेक्टर। R और F दोनों पे परपेंडिकुलर होगा टॉर्क का डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की।
ठीक है। सबसे पहला स्पेशल केस हम कंसीडर करते हैं तब जब अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे टॉर्क? तो ये फिगर समझिए, ये एक रिजिड बॉडी है जिसके किसी पॉइंट P पे फोर्स F अप्लाई हो रहा है। ठीक, ये ओरिजिन हमने मान लिया और इस ओरिजिन के थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लिया AB। AB और F आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात फिगर से मेंशन की हुई है, फोर्स और AB आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, इस पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है R वेक्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो टॉर्क होगा F वेक्टर का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, मींस AB के अबाउट, वो कितना होगा? R क्रॉस F होगा। ठीक, R क्या है यहां पे? OP वेक्टर है, तो OP वेक्टर लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा का सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अगर साइन थीटा वाला यहां पुट करेंगे तो क्या होगा? R क्रॉस F इक्वल टू RF साइन थीटा होगा। ठीक है, इसको हम पलट के कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, FR साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल में इस थीटा के लिए ये साइड परपेंडिकुलर और इस 90 डिग्री के कारण ये वाला साइड हाइपोटेनियस, तो साइन ऑफ दिस थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है ना, बाय हाइपोटेनियस, मतलब ये। तो यहां से OP को अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? OP साइन थीटा हो जाएगा, तो उससे हमको OS मिल जाएगा। मीन्स OS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP साइन थीटा। OP की वैल्यू क्या है? जो R वेक्टर का होगा, मतलब सिर्फ R, और साइन थीटा तो है ही। मीन्स R साइन थीटा जो है वो किसके बराबर? OS के बराबर। तो यहां पे हम R साइन थीटा की जगह OS लगा देते हैं। ठीक, तो इससे हमको टॉर्क ऑफ F अबाउट AB क्या मिल जाता है? R क्रॉस F को मॉडिफाई करते हुए हमको फाइनली F इंटू OS मिलता है। ठीक, अब है कि ये OS है क्या चीज? तो ये OS जो होता है वो होता है कॉमन परपेंडिकुलर। किसके किसके ऊपर? तो फोर्स वेक्टर के भी ऊपर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी ऊपर। मतलब ये OS जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी परपेंडिकुलर होगा और अप्लाइड फोर्स पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, क्लियर है? इस OS को, इस कॉमन परपेंडिकुलर को हम लीवर आर्म भी कहते हैं या मोमेंट आर्म भी कहते हैं टॉर्क का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी पोजीशन वेक्टर और F वेक्टर, फोर्स वेक्टर के, है ना। अब यहां पे फोर्स वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है AB वेक्टर के, है ना, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के, है ना। तो देखिए, चूंकि टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, है ना, किसके? R वेक्टर और F वेक्टर के, और AB वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? R वेक्टर और F वेक्टर के। मतलब टॉर्क का डायरेक्शन भी और AB वेक्टर का डायरेक्शन भी दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं किसके? R और F के, R और F के। तो जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन है, या जो टॉर्क का डायरेक्शन है वही परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है, मीन्स AB वेक्टर का डायरेक्शन है ना। मीन्स ये जो टॉर्क हमको मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग एक्सिस हो जाएगी, मीन्स अलोंग AB वेक्टर हो जाएगी। ठीक, तो ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधी बात है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क होगा और परपेंडिकुलर है AB वेक्टर।
तो टॉर्क किधर हो जाएगा, ए बी वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्पेशल केस की बात करते हैं कि जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तो तब जो उसका टॉर्क मिलेगा ए बी के अबाउट वो मिलेगा 0। ठीक है, तीसरा केस है कि जब फोर्स ए बी को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, मीन्स ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फोर्स का अप्लाई करने का डायरेक्शन ये है ना। ठीक है, तो फोर्स क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट पी यहां है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 का होगा, जिस कारण से आर क्रॉस एफ मतलब आर एफ साइन थीटा, इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 हो गया, मतलब टॉर्क जो है वो क्या मिलेगा इस केस में 0 मिलेगा। तो ये थर्ड केस हो गया। ठीक, फोर्थ केस को पढ़ने से पहले हम एक टर्म जान लेते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस जो होती हैं वो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्यू हो लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं हो, है ना, पहले वाले केस में परपेंडिकुलर हमने कंसीडर किया था। ठीक, अब क्या है कि वो परपेंडिकुलर नहीं हो। ठीक है, मीन्स जैसे यहां नॉन इंटरसेक्टिंग था वैसे ही यहां भी नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब स्क्यू है, स्क्यू मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना। तो वहां परपेंडिकुलर था, यहां परपेंडिकुलर नहीं हो, तब कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम फोर्स को दो कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, एक पैरेलल टू एक्सिस, दूसरा परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्सिस जब कंपोनेंट होगा तो उसके लिए जो टॉर्क निकलेगा वो 0 निकलेगा, है ना। तो ये हो गया केस 2 से जो पैरेलल कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा वो 0 मिल गया। ठीक, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो टॉर्क मिलेगा वो इस कंडीशन से मिल जाएगा, मतलब इतना। ठीक है, तो वो चीज ये रहा कि टॉर्क ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट may be found from case 1। ठीक, तो होप कि ये सारे स्पेशल पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स अगर लग रहा हो तो हम टॉर्क कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं कि जब हम टोटल फोर्स निकालें, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स निकालें, तो हो सकता है कि वो 0 मिले, लेकिन उस केस में भी हो सकता है कि टॉर्क एग्जिस्ट करे, जो कि हम इस वीडियो के शुरुआती पार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तब भी टॉर्क एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, और दूसरी कंडीशन है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं हो। ठीक है, तो 0 या नॉन 0 टोटल एक्सटर्नल फोर्स के कंफ्यूजन में ना पड़ते हुए हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो हम निकाल लेते हैं यूजिंग दैट फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। तो पहला वाला फोर्स मान लीजिए एक पार्टिकल पे लग रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, तो उसके लिए टॉर्क हो जाएगा r1 क्रॉस f1। दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अगर r2 है और उस पे फोर्स अगर f2 लग रहा है तो ये हो जाएगा r2 क्रॉस f2, सिमिलरली r3 क्रॉस f3 एंड R4 क्रॉस F4 एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरह हम इंडिविजुअल फोर्स का टॉर्क निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा हमको वही टोटल टॉर्क होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन मल्टीपल फोर्सेस के केस में ये हो सकती है कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे किसी ऑब्जेक्ट के। तो जब सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं तो उस केस में हम सिंपली रिजल्टेंट फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली वेक्टर सम हो जाएगा इंडिविजुअल फोर्सेस का, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद
हम उस रिजल्टेंट फोर्स और उस पर्टिकुलर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, जिससे हमको टोटल टॉर्क मिल जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अब आपको टॉर्क के बेसिस पे बेसिक न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है, ताकि आप क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा समझ सकें, आप जीरो टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क का कंसेप्ट समझ सकें, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है कॉमन परपेंडिकुलर का उसके बारे में आप समझ सकें, स्पेशल केसेस जितने भी हैं उसको आप समझ सकें, ठीक है, और मल्टीपल फोर्स के बेसिस पे जो कंडीशंस आती हैं उनको भी आप समझ सकें। क्योंकि थ्योरी को समझ के जब हम न्यूमेरिकल उस पे बनाते हैं, ठीक है, तो उससे हमको कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होने में हेल्प मिलती है। तो मेरी सलाह होगी, मेरा सजेशन होगा कि आप इस टॉर्क के टॉपिक पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करें, जिससे आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना सीख सकें, टॉर्क का एक्चुअल कंसेप्ट समझ सकें, ठीक, फिर आप न्यूमेरिकल का लेवल अकॉर्डिंगली बढ़ाते चले जाएं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके पास स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक हो, चाहे वो एबीसी हो, चाहे एस सी वर्मा हो, चाहे एस एल अरोड़ा हो, चाहे प्रदीप की बुक हो, आप किसी भी रेफरेंस बुक से आप इस टॉपिक का थ्योरी स्टडी करें। आप नेट का भी मदद ले सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसके ऊपर आपको टॉर्क का कंसेप्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। तो आपको जो भी उसमें से कंपैटिबल कंटेंट लगता है उसके बेसिस पे आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करें, ठीक है। फिर उसको मेमोराइज करें एंड देन फिर फर्स्ट वाला स्टेप आप फॉलो करें जो न्यूमेरिकल वाला है। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब आप ये शॉर्ट नोट्स बनाने का काम और फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल्स बनाने का काम आप कर लेंगे तो आई गारंटीड कि टॉर्क का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर 9179997901 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।